नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास रहेगी आपकी दक्षिण अमेरिका, जो आपको रियल कंपटीशन क्लासेस एका की तरफ से सुरजीत थाटी ऑफिशियल आरसीसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आज का टॉपिक है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में आप पढ़ेंगे, ये आपका मैप में इससे पहले हम आपको करा चुके हैं उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के हमने सागर कराए, महासागर दोनों तरफ कराए, उसके बाद में इसकी झीलें कराई, नदी कराई, नहरें, प्रमुख नहरें, जलप्रपात और यहाँ की कृषि, ये सब कुछ कराया। अब आपका टॉपिक है इसमें, तो आज का टॉपिक है इसमें साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका पर हम एक नज़र डालेंगे। साउथ अमेरिका में जो देश हैं उनको हम पहले समझेंगे, हम उनको देखेंगे। देखना इस प्रकार है जैसे कि हम ऊपर से कहीं ना कहीं सैटेलाइट की तरह देख रहे हैं, तो मैप समझ में आता है। अगर एक बार मैप आपकी समझ में आ गया तो समझो ज्योग्राफी होगी आपकी क्लियर। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले हम देखेंगे मैप। मैप में टिक मारता जाऊंगा, आप उस हिसाब से आप देखते जाएंगे। अब जैसे मैं खाली मैप देखता हूँ, तो खाली मैप के हिसाब से जैसे ये वाला जो देश है वो क्या है आपका अर्जेंटीना। इसकी बगल में जो पश्चिम तट पर ये जो देश दिख रहा है लंबा लंबा सा, वो है आपका चिली। चिली से ऊपर पेरू, चिली से ऊपर पेरू। जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये है तुम्हारा इक्वाडोर। इक्वाडोर से ऊपर जाओगे तो ये है तुम्हारा कोलंबिया। कोलंबिया से ऊपर जाओगे तो ये वेनेजुएला। इसके बारे में बताएंगे, इनमें कहाँ कहाँ पर किस किस देश में क्या क्या प्रमुख है। क्योंकि इससे पहले हम एक बार एक व्यू देख लें देशों का। जब देश आ जाएंगे तो उसके बाद में उनसे संबंधित और भी तथ्य हैं वो क्लियर हो जाएंगे हमारे। अब ये हो गया हमारा वेनेजुएला। वेनेजुएला से तुरंत ही बाउंड्री लगाता है आपका गुयाना। गुयाना के बाद सूरीनाम, सूरीनाम के बाद फ्रेंच गुयाना। मतलब ये है कि ऊपर गुयाना, नीचे गुयाना, ऊपर वाला गुयाना, नीचे वाला फ्रेंच गुयाना, इनके बीच में फंसा हुआ है तुम्हारा सूरीनाम। सूरीनाम से नीचे आओगे तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है तुम्हारा ब्राजील। ब्राजील के बगल में नीचे देखोगे पेरू की और ब्राजील की और चिली और अर्जेंटीना का बॉर्डर बनाता है तुम्हारा बोलिविया। यह है बोलिविया। उसके बाद में आता है आपका पराग्वे। तो याद ऐसे करेंगे पराग्वे, तो यहाँ पर होगा उरुग्वे। उरुग्वे पराग्वे, उरुग्वे पराग्वे के बीच में तुम्हारा अर्जेंटीना। ये तुम्हारे प्रमुख देश हैं। और जो हम इसके आकार की बात करें तो आकार के हिसाब से हमारा चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका के एक लंबा त्रिभुजाकार एरिया फैला हुआ है। भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है आपकी, जिससे आप इक्वाडोर बोलेंगे। भूमध्य रेखा इसके, चलो मैं दिखा देता हूँ। चौथा सबसे बड़ा है। चौथा सबसे बड़ा है आपका एशिया। एशिया के बाद आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद 4 नंबर पे आता है आपका साउथ अमेरिका। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद इसकी आकृति की बात करें तो आकृति के हिसाब से ये दक्षिण अमेरिका एक लंबा त्रिभुजाकार है। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। ये मान लो आपका है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के उत्तरी, तो उत्तरी क्या होता है, जैसे मान लो ये है तुम्हारा ये नॉर्थ, बार बार बताता हूँ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब इस हिसाब से देखना इसका उत्तरी भाग कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ से कौन सा गया है, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। उसके जस्ट नीचे गुजरती है आपकी ये वाली कौन सी रेखा है, मकर रेखा। जी बिल्कुल, मकर रेखा। और कर्क रेखा गुजर जाती है हमारे यहाँ से। तो विषुवत और तुम्हारी मकर रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा आपकी गुजरती है तुम्हारे त्रिभुजाकार साउथ अमेरिका से। ये अफ्रीका के आकार का 2/3 है, ये भी जान लो। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका 2/3 है। 2/3 हमारा भूभाग है दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है तुम्हारा ये वाला। अगर उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, ज़्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में। तो इससे बोलते हैं हम केप हॉर्न। हॉर्न का मतलब होता है सींग। तो इसका सबसे दक्षिण में है ये आपका केप हॉर्न। आज हम बात करते हैं अब आपकी ग्लो के माध्यम से बात करें तो मान लो ये है मेरा एक ग्लो। इस ग्लो में बीच में से आधा कर देता हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा आधा गोला। आधा गोला मतलब अर्धगोल। गोला का आधा भाग गोलार्ध। तो ऊपर वाला ऐसा मैंने बताया था आपका नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। ये हो गया अर्ध गोलार्ध। तो साउथ गोलार्ध में यानी दक्षिणी गोलार्ध में हमारा ज़्यादातर भाग किसका पड़ता है, मान लो ये है तुम्हारी इक्वेटर। जो मैंने अभी ये वाली खींची थी, ये वाली लाइन है तुम्हारी, ये इक्वेटर। इक्वेटर से जो ये वाला भाग पड़ रहा है, ये ज़्यादातर भाग किसमें,
दक्षिणी गोलार्ध में। बात करेंगे हम इसके सागरों की, तो इसके उत्तर में तो आपका कैरिबियन सागर, पश्चिम में है आपका प्रशांत महासागर और पूर्व में आपका अटलांटिक महासागर। ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अब बात रहेगी दक्षिण की, तो दक्षिण में पड़ता है आपका आर्कटिक सागर, अंटार्कटिक सागर। तो इधर साउथ पैसिफिक ओशियन कह सकते हैं, प्रशांत महासागर, कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर, और नीचे जो पड़ रहा है ये तुम्हारा है अंटार्कटिक सागर गर। तो बात करेंगे हम दक्षिण अमेरिका के साथ साथ मैक्सिको की। तो मैक्सिको के मध्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज को सामूहिक रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। जैसे ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ऊपर वाला ये नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये हो गई मैक्सिको की खाड़ी, ये आपका मैक्सिको से है, ये पनामा, ये हो गया तुम्हारा नीचे वेनेजुला और कोलंबिया, कोलंबिया और वेनेजुला। अब इसके बाद में जो ये देश पड़ते हैं, इन देशों को कैरिबियन सागर में जो टच करते हैं वो है तुम्हारे वेस्ट इंडीज, जो इसमें जमैका, क्यूबा, ये जो देश पड़ते हैं। उसके बाद में यहाँ से मैक्सिको से लेकर, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर ये वाला एरिया, अभी इमेज में दिखाई भी दूंगा, ये वाला एरिया हम इसे बोलेंगे लैटिन अमेरिका। मतलब उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में जो टच करते हैं जो देश बीच में, वो तो नहीं तो उत्तर अमेरिका के हैं, नहीं दक्षिण अमेरिका के हैं, वो लैटिन अमेरिका के हैं, जिन्हें हम बोलेंगे लैटिन अमेरिका। चलो एक व्यू दिखा देता हूँ उसका। ये तो मैंने डिटेल बताई दी आपको। आकार में सबसे बड़ा महाद्वीप मोटे तौर पर आकार में त्रिकोणीय है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक नोट बुक पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बात कर रहा था मैं लैटिन अमेरिका की। तो लैटिन अमेरिका में ये जो देश पड़ते हैं, इसमें मैक्सिको वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो मैक्सिको है, जो रेड है वो सेंट्रल अमेरिका है, और जो पिंक वाले दिख रहे हैं वो कैरिबियन सागर से लगते हैं, उसे वेस्ट इंडीज बोलते हैं, उन देशों को वेस्ट इंडीज बोलते हैं। और जो ग्रीन वाला है वो साउथ अमेरिका है। लेकिन ग्रीन वाले से और मैक्सिको वाले के बीच में जो आपको दिख रहा है वो है लैटिन अमेरिका, इन्हें हम बोलेंगे आपका लैटिन अमेरिका। बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका में देशों की संख्या कितनी है, टोटल देशों की संख्या कितनी है, तो मैं पहले भी गिनवा चुका था। टोटल संख्या है आपकी 14 है। तो दक्षिण अमेरिका में देशों की संख्या 14 है। चलो मैं एक बार व्यू दे देता हूँ, नंबर डालकर नंबर डालता जाऊँगा। अर्जेंटीना से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर अर्जेंटीना, दूसरा बोलीविया, जो आपका पड़ेगा कहाँ पर, आप देख सकते हैं, बोलीविया ढूंढिए, इमेजिनेशन कीजिए, बोलीविया 2 नंबर। 3 नंबर आपका मैं ब्राज़ील ढूंढ रहा हूँ, तो ब्राज़ील इमेज कीजिए आप, ये हो गया ब्राज़ील 3 नंबर। फिर मैं कहता हूँ चिली कहाँ है, तो ये हो गया 4 नंबर चिली। फिर मैं कहता हूँ कोलंबिया कहाँ है, 5 नंबर कोलंबिया, ये लो 5 नंबर भाई। 6वां नंबर इक्वाडोर, तो इक्वाडोर कहाँ है, तो पहले से टिक लगा हुआ है, 6 नंबर। 7 नंबर में मैं कहूँगा फॉकलैंड द्वीप, 7 नंबर पर जाऊँगा फॉकलैंड द्वीप, जो ये यूके के कब्जे में, यानी यूरोप के देश है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के, यानी ब्रिटिश के कब्जे में ये है तुम्हारा फॉकलैंड, इसमें 7 नंबर लगा दूँ। 8वां में पूछना चाहूँगा आपको फ्रेंच गुयाना, इस साइड मत देखिए, इस साइड मत देखिए। 8वां नंबर देखना चाहूँगा फ्रेंच गुयाना। मैंने एक चीज़ बताई, गुयाना बीच में सूरीनाम, फिर फ्रेंच गुयाना, तो ये नीचे वाला दिख रहा है, ये है तुम्हारा फ्रेंच गुयाना, मैं 8 नंबर डाल देता हूँ। फिर पूछूंगा 9वां गुयाना, तो ये हो गया 9 गुयाना। और मैं फिर पूछूंगा आपको पराग्वे, मैं अभी सूरीनाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछूंगा आपको पराग्वे, तो पराग्वे कहाँ है, ये लो नंबर डाल दिया मैंने 10 नंबर पराग्वे। फिर पूछूंगा पेरू, तो पेरू कहाँ है, ये 11 नंबर। फिर पूछता हूँ मैं आपको सूरीनाम, तो ये हो गया 12 नंबर। फिर पूछता हूँ मैं उरुग्वे, तो उरुग्वे कहाँ है, ये लो भाई 13 नंबर। अब आगे वेनेजुला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार है, ये गया वेनेजुला नंबर 14। गिनती हो गई पूरी, चलो बहुत बढ़िया, गिनती होनी चाहिए बस। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, तो लिखा हुआ भी आपको कंटेंट प्राप्त होगा। तो ये हैं आपके दक्षिण अमेरिका के 14 देश शामिल हैं, जिसमें अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, चिली, इक्वाडोर, आपका यहाँ से स्टार्ट करो, ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, ये फॉकलैंड। अब कोई शक याद कर जाओगे, चलो यहाँ से कर दो, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये ब्राज़ील, इधर उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, अर्जेंटीना, और ये था एक फॉकलैंड। बस सिंपल। चलो आगे। अब ये है तुम्हारी पॉपुलेशन,
ईयरली चेंज कितनी हुई है, नेट चेंज कितना हुआ है, डेंसिटी कितने किलोमीटर पर पर्सन रह रहे हैं, और ये लैंड एरिया, उसके बाद है मार्जेंट एरिया। ये जो डाटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इतना डाटा बताने में वीडियो लंबे खिंच जाएगी। और ये ज़्यादा बेसिकली क्या है, वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए भी ये पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है वो आप खूब जानते हैं। और उसकी बात आ जाती है, वो बता दूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट गल्फ्स, यानी इम्पोर्टेंट जो गल्फ तो जानते ही होंगे। गल्फ का मतलब होता है, मैं बता दूं, जैसे ये है भूमि, ये आपकी हो गई भूमि, मान लो इतनी सब भूमि है, तो इधर से आ रहा है पानी, समुद्र का पानी, जो तीनों तरफ से भूमि साझा हो और एक तरफ से पानी हो, उसे बोलते हैं खाड़ी, या बोल सकते हैं उसे गल्फ। अरे चलो तो फिर शुरू करते हैं अपनी खाड़ियाँ। तो मैं टिक लगाऊंगा, आप वहाँ पे इमेजिन करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ गल्फ ऑफ गोयाकुली, गल्फ ऑफ गोयाकुली। अब लो, मैंने लगा दिया ये टिक, गल्फ ऑफ गोयाकुली। अब इसे जूम कर सकते हो, तो यहाँ पर भी इसी टाइप का एक बिट बना हुआ है, ऐसा लगता है ना एक भूमि में किसी ने काट लिया हो। जैसे मान लो ये रोटी है, रोटी को किसी ने काट लिया हो एक तरफ से, तो यही हो गई तुम्हारी गल्फ, या बोल सकते हैं खाड़ी। तो ये है गल्फ ऑफ गोयाकुली, जो पश्चिमी इक्वाडोर और पैसिफिक ओशियन से टच करती है। तो पैसिफिक ओशियन आपका ये रहा, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक पूरा। और पश्चिमी इक्वाडोर की बात करें तो देश ही इक्वाडोर है, तो इसका पूर्व हिस्सा इधर होगा, उत्तर इधर होगा, दक्षिण इधर होगा, तो पश्चिमी तो ये गल्फ ऑफ गोयाकुली हो ही गया। अगली गल्फ आती है आपकी गल्फ ऑफ पेन्स, गल्फ ऑफ पेनास। गल्फ ऑफ पेनास की बात करें तो ये साउथ चिली, मान लो चिली आपको कहाँ बताई थी मैंने, ये है भाई चिली, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है आपकी चिली। अब चिली की बात करें साउथ, तो साउथ का मतलब ये नहीं, तो यहाँ पर एक खाड़ी है गल्फ ऑफ पेनस। गल्फ ऑफ पेनस तो पैसिफिक ओशियन, पश्चिमी दक्षिणी चिली में पैसिफिक ओशियन से लगती है। सिर्फ आप लोकेशन देखते जाइए, बाद बाकी तो मुझ पर छोड़ दीजिए। अगली आते हैं गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज। गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज कहाँ पड़ती है, इमेजिन कीजिए, आप पढ़कर भी देख लीजिए गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज कहाँ पर है। तो गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज से आपकी ये गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्वी अर्जेंटीना और अटलांटिक महासागर, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के इधर साइड तो है आपका अटलांटिक, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में इधर साइड है तुम्हारा प्रशांत महासागर, यानी साउथ पैसिफिक ओशियन। रहेगा ये देश तुम्हारा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की पूर्वी साइड है गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज। तो ये अर्जेंटीना में तो पड़ता ही है, लेकिन महासागर कौन सा है, तो ये महासागर आपका अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है आपकी, मैं पूछना चाहूंगा आपको गल्फ ऑफ सेंट मार्टिन्स। ये तो कमाल हो गया, ये तो बगल में ही मिल गई भाई, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज के ऊपर गल्फ ऑफ सेंट मार्टिन्स, सेम लिख देंगे। गल्फ ऑफ सेंट मार्टिन्स को नॉर्मली किसी बात है, नॉर्थ वेल्स पेनिनसुला अर्जेंटीना सी है और अटलांटिक महासागर में पड़ता है। ये अटलांटिक महासागर, ये अर्जेंटीना सी है, और अर्जेंटीना के सन ऑफ जॉर्ज के नॉर्थ में ये सन वाल्टेंस लगता है। अगला मैं पूछना चाहूँगा आपको टाइटो पेनिनसुला, अगला पूछना चाहूँगा टाइटो पेनिनसुला, तो आप इसे ढूंढ सकते हैं, ढूंढिए, मिल गया, मिल गया, वो अच्छी बात है, लेकिन आप इसके बारे में आप इमेजिन कीजिए। मिल गया, चलो मैं बता देता हूँ, ये गल्फ ऑफ टैड्सो है, जो ये गल्फ ऑफ पनास है, इसके सराउंडिंग मतलब इसके चारों तरफ जो ये दिख रही है, ये इस गल्फ को हम बोलते हैं टाइटो पेनिनसुला। टाइटो पेनिनसुला जो चिली के दक्षिण में स्थित है, गल्फ ऑफ पनास की चारों तरफ, गल्फ ऑफ पनास के चारों तरफ तरफ। तो हमने क्लियर कर लिया ये कुछ। उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट के साथ साथ इनको अच्छे से व्यू कीजिए और समझिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, चाहे तो वीडियो सेव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो सेव हो जाए। अगली है तुम्हारे माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है आपकी द एंडीज। इसका एंड नहीं हो रहा है, मतलब इसका अंत नहीं है, तो इसे कहते हैं द एंडीज। तो यहाँ से लेकर जो आपकी ये टेढ़ी मेढ़ी सांप सी दिख रही है ना, हॉर्न कॉप तक, कॉप हॉर्न तक, वो है तुम्हारी एंडीज पर्वतमाला। पर्वतमाला
देखो ये एक पर्वत है, ये एक और पर्वत है, ये एक और पर्वत है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा, ये बड़ा, ये हो गए पर्वत। इन पर्वत को हम एक लाइन में लगाएं तो ये क्या बन जाएगी? पर्वतमाला। यही होती है हिमालय, यानी पर्वतमाला। जैसे हमारे हिमालय की थी 4 पर्वतमाला, वैसे ही ये भी पर्वतमाला। ये है द एंडीज। इसमें कुछ चोटियां हैं, उन चोटियों पर हम एक नज़र मारेंगे। सबसे बड़ी और सबसे छोटी तो नहीं पूछी जाती, लेकिन दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी पूछी जाएगी, तो हम उनको बारी बारी से हम देखना चाहेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ओजस डेल सलाडो, जो है आपकी 6,893 मीटर। ये एक ऊपर, उससे ऊपर चिम्बारजो, और ये सारे घूमकर इनके हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एकांगुआ, जिसकी हाइट है हमारी 6,962 मीटर। दो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाएगी। हम बात करते हैं जो पर्वत श्रृंखला की, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की बात करें तो वो है एंडीज पर्वत श्रेणी। वो है हमारी एंडीज पर्वत श्रेणी। ये हो गई हमारी एंडीज पर्वत श्रेणी। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी। इसमें ये पड़ती कहाँ है? तो इसमें पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ स्थित है, जो आपकी इस जगह स्थित है। पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ स्थित है। बात करें विश्व की तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी बाबू। और जो बात हुई है पश्चिमी गोलार्ध की, तो सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ। अगर बात आ जाए हमारे ईस्ट की, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हमारी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। एंडीज पर्वत श्रेणी में चिम्पांजो चोटी स्थित है, जो पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर है। चिम्पांजो ढूंढ लो आप, चिम्पांजो सबसे दूर है। लो भाई, ये है चिम्पांजो, ये वाली, ये है चिम्पांजो, जो स्थित है आपके पेरू में। ठीक है, जो पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरी पर है। मान लो सर्वाधिक दूरी का मतलब ये ग्लो है। ग्लो में यहाँ पर तो पड़ता ही है तुम्हारा साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। तुम्हारा ये पड़ता है एशिया, यहाँ एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका। तो इस कोने से लेकर इस कोने तक सबसे दूरी करती है तुम्हारी चिम्पांजो। ठीक। अच्छा, ज्वालामुखी चोटियां पाई जाती हैं, तो जैसे कि इस पर एंडीज पर्वतमाला पर ज्वालामुखी चोटियां पाई जाती हैं, उनके कुछ नाम है। कोटोपैक्सी है, चिमराजो है, ओजस डेल है, अलादो है, ओजस डेल अलादो है। ये बहुत सारी ज्वालामुखी चोटियां भी यहीं पाई जाती हैं एंडीज पर्वतमाला पर। और पर्वत चोटियों के साथ साथ अगर जहाँ पर पर्वत होंगे वहाँ पर तुम्हारे पठार भी होंगे। अच्छा, पठार बनते कैसे हैं? तो एक ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ही बताऊंगा, क्योंकि उसके चैप्टर अलग है। जैसे ये हो गया तुम्हारा पर्वत, ये हो गया तुम्हारा पर्वत। ठीक है, चलो मैं फिर से छाप देता हूँ। ये हो गया तुम्हारा ज्वालामुखी, यहाँ से चल रहा है, ये ज्वालामुखी चल रहा है। इसके साथ आ रही है राख, तो राख ये जमती जाएगी, तो ये बना लेंगे पर्वत। ये लो भाई, ज्वालामुखी चलती गई ये बन गया पर्वत। लेकिन कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं, यहाँ से लावा निकला, यहाँ से ये लावा निकला और ये बह गया। ये क्या हो गया? बह गया। तो ये जम नहीं पाया, क्योंकि इसमें कमी इसकी में राख की थी। तो ये मैग्मा निकला, लावा बनकर बह गया। जो बह गया तो इन्होंने क्या बना लिया? पठार। ये क्या बन गया? हमारा पठार। तो मैं उसी की बात करना चाह रहा हूँ। ज्वालामुखी से पहाड़ भी, पर्वत भी बनते हैं और पठार भी बनते हैं। तो कुछ पठार भी हैं, उन पठारों पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें एंडीज पर्वत के बारे में, उसे समझ चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे पठार। तो पठारों को हम क्या है कि हमने जैसे विजुअल किया है ना, जैसे कौन कौन से देश कौन सी जगह पर हैं, और नहीं हुआ तुम्हें विजुअल, तो आप पीछे जा सकते हैं, मैप को देखिए, उससे संबंधित अपनी नज़रों में बसा लीजिए उस मैप को। जब मैं बताऊंगा ना गुयाना का पठार, तो वहाँ पर गुयाना कहाँ पर है, गुयाना देश कहाँ पर है, तो गुयाना का पठार तो गुयाना के आसपास होगा। जैसे मैं कहूँगा ब्राज़ील का पठार, तो ब्राज़ील देश में होगा। बोलीविया का कहूँगा तो वो बोलीविया देश में होगा। मैं कहूँगा पेटागोनिया, तो पेटागोनिया बताऊँगा चिली अर्जेंटीना में स्थित है, चिली और अर्जेंटीना का बॉर्डर पड़ता है। ऐसे ही इसमें विशेष क्या है, इन पठारों में पाए जाने वाले खनिज क्या क्या हैं, क्या क्या मिलता है, बस उस पर एक नज़र मारेंगे। तो बात करेंगे हम गुयाना पठार की। तो इसमें खनिज मिलते हैं, उसमें हम देख सकते हैं बॉक्साइट है, बॉक्सर मिलता है, सोना मिलता है, हीरा मिलता है, लोह अयस्क मिलता है, मैग्नीज मिलती है, और भी बहुत सारे मिलते हैं। तो ओरनेको तथा सहायक नदियों का उद्गम भी हमारा गुयाना पठार से ही होता है। इसके मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्ट में एक अलग से वीडियो बनाकर, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन कराना बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी। ब्राज़ील का पठार भी हमारा पड़ता है, इसमें भी आपको मुख्यतः खनिज मिलेंगे।
तो इसमें लोएस मोटाग्रोसो पठार इसी का भाग है। जो एक और पठार है इसमें मोटाग्रासो, तो ब्राज़ील के पठार का ही वो भी भाग है। साओ फ्रांसिस्को तथा पराना नदियाँ का उद्गम यहीं से होता है। बात करेंगे बोलीविया पठार की, या बोलीविया अल्टीप्लेनो कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो यह शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, मतलब सूखा पाया जाता है। यहाँ सालार डी यूनी नामक साल्ट पेन स्थित है। खनिज मुख्यतः यहाँ पर पाए जाते हैं तो टिन तथा टंगस्टन, मुख्यतः टिन तथा टंगस्टन यहाँ पाए जाते हैं। इसी पठारी क्षेत्र पर बोलीविया की राजधानी ला पाज स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। बोलीविया की राजधानी वैसे है क्या? ला पाज। तो ला पाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, जो साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के देश है तुम्हारा बोलीविया, उसकी राजधानी है ला पाज, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। पैटागोनिया पठार की बात करें तो ये चिली अर्जेंटीना में स्थित है। यह पैटागोनिया मरुस्थल स्थित है, जहाँ एक ठंडा मरुस्थल है, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल भी पाया जाता है। पैटागोनिया पठार जो चिली और अर्जेंटीना दोनों देशों की सीमा साझा करता है। इन पठारों में मिलने वाले खनिज तो आपको मिल गए होंगे, मालूम पड़ गए होंगे, लेकिन मैं एक लोकेशन दिखा देता हूँ। गुयाना पठार कहाँ है, ब्राज़ील का पठार कहाँ पर है, ये जो पठार है उनकी एक लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब लीजिए, ये हो गई आपकी लोकेशन। तो इसमें मैंने बात कही थी गुयाना, तो गुयाना देश देखो, गुयाना देश कहाँ है, मैंने बताया था गुयाना एक फ्रेंच गुयाना, तो ये है गुयाना। तो गुयाना पठार की बात करेंगे तो फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, ये तीनों पर ये मिलता है तुम्हारा गुयाना पठार। बात करेंगे ब्राज़ील के पठार की, तो ये है ब्राज़ील का पठार, देखते जाना। यह नदी तंत्र आ गया, अमेजोन बेसिन है, यहाँ पर अमेजोन नदी वगैरह है। बात करूँगा बोलीविया, तो बोलीविया देश हमारा, अब मैंने कहाँ बताया था आपका बोलीविया देश, तो बोलीविया आपको दिख गया, तो यहाँ पर है बोलीविया का पठार। मैं बताऊँगा पेंटागोनिया, तो पेंटागोनिया मतलब चिली और अर्जेंटीना के बीच में है आपका पेंटागोनिया पठार। अरे मेरी भी उंगली कहाँ चल रही है भाई। ये हो गया पेंटागोनिया पठार, ये गया, ये पेंटागोनिया पठार चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर। इतना क्लियर हुआ? चलो, और इससे महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, आप गौर कीजिए। जो ये चिली लिखा हुआ है ना, ये चिली, तो इसकी एक कहानी है। चिली तो ये पश्चिमी तट पर हो ही गया, उसके बाद ऊपर है ये तुम्हारा पेरू, ये तुम्हारा पेरू, ठीक है। अब यहाँ से जो समुद्र में जो पक्षी रहते हैं, यहाँ पर पक्षी यहाँ से मछली और जलीय जीवों को खा कर यहाँ पर इस चिली के पठार पर, यहाँ पर जो पेड़ रूख पाए जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं और वहीं पर करते हैं बीट। उस बीट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यह सबसे ज़्यादा चिली क्या करता है, उत्पादन करता है। किसकी कृपा हुई यहाँ पर? उन पक्षियों की हुई। तो विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान हैं कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में, इस बॉर्डर पर, समझ में आया? ये जो बॉर्डर है, यहाँ की मिट्टी में नाइट्रेट फॉस्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ से कौन आते हैं, पक्षी, और खा के क्या आते हैं अपने साथ में, तो वो खा के आते हैं मछलियाँ, जलीय जीव, जिनमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नाइट्रेट फॉस्फेट। तो वहाँ पर बीट करते हैं, तो बीट गिरती है ज़मीन पर, तो वहाँ की मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रेट फॉस्फेट। यहाँ तांबे के भंडार भी पाए जाते हैं। चिली और पेरू के बीच में, चिली और पेरू के इस बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तांबे के भंडार। इस मैदानी क्षेत्र में मध्यवर्ती भाग की बात करें, अटाकामा मरुस्थल भी यहीं पर मौजूद है। अटाकामा मरुस्थल जो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल मुख्यतः पेरू तथा चिली में स्थित है। ये नीचे की साइड चिली और ऊपर की साइड पेरू में स्थित है। इस मरुस्थल में विश्व का शुष्कतम स्थान अरिका स्थित है। मैं फिर से कहना चाहूँ, अरिका, विश्व का सबसे सूखा स्थान अरिका पेरू और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर अटाकामा मरुस्थल में स्थित है। ठीक, अब बात करेंगे पंपास। हमने छोड़ ही दिया, यहाँ पर पंपास भी दिखाता हमें, पंपास के बारे में जान लो। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है बाबू, जो मुख्यतः अर्जेंटीना, ये दिख रहा होगा, अब तो याद हो गए होंगे, अर्जेंटीना, ऊपर ब्राज़ील, इधर आ जाओ उरुग्वे, फिर इधर बगल में आ जाओ पराग्वे, ठीक है, यहाँ पराग्वे, यहाँ अल्फा घास पाई जाती है। तो पंपास में कौन सी घास पाई जाती है? अल्फा घास पाई जाती है, जो यह मुख्यतः गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की मवेशी फार्म को एक्टेसिया तथा देखभाल करने वाले को गवाचो कहते हैं। हमारे यहाँ पर ग्वार कहते हैं, ग्वार बदिया, ग्वाल, तो वहाँ पर कहते हैं गवांचो। किसकी देखभाल करने वाले को? मवेशी फार्म
को एंक्टेसिया तथा देखभाल करने वालों को गवांचू कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ तो अच्छी बात है। लेकिन आगे की कहानी इस प्रकार है कि आप अगर लिखा हुआ चाहते हैं, वीडियो लगता है आप मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, सही बात है, मैं फास्ट पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं कम समय में ज़्यादा देना चाहता हूँ। तो आपका जैसे स्क्रीन पर कोई थ्योरी लिखी आती है तो आप उसे फ्यूज करें, स्क्रीनशॉट मारें या फिर उसे नोट डाउन करें, वो आपकी इच्छा है। तो मैंने आपको मैप से रूबरू करा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ही वर्ल्ड मैप है, क्योंकि जो ये पश्चिमी तटवर्ती या पंपास, घास के मैदान, ये सब कुछ मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में करा चुका हूँ। ठीक, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए चैनल की पर, तो उस पर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मैं वहाँ पर सब कुछ डिटेल से बताया है। सिर्फ अभी क्लास चल रही है, उस जगह को पहचानना, ये जगह है तो है कहाँ, बस उस हिसाब से कुछ चीज़ें हैं तो मैं डाल दी हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये हैं आपके तुम्हारे जो थ्योरी, आप लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आपको रूबरू करा दूँ वहाँ के मरुस्थल से, तो करा ही दिया। उस लोकेशन से जो मैंने अभी आपको जस्ट बताई, मैंने यहाँ पर बताया द पंपास, घास का मैदान में मैंने बताया अर्जेंटीना था, ये ब्राज़ील का हिस्सा था। तो आपको पीला पीला जो दिख रहा है वो पंपास का एरिया है। जो आपको इस कलर में दिख रहा है वो अमेजॉन बेसिन है। ठीक, आपको मैं डेजर्ट वाली बात बताई थी, अरे का एक नाम बताया था जो पेरू और चिली के बॉर्डर पर है, जो आपका अटाकामा मरुस्थल का सबसे शुष्कतम, विश्व का सबसे शुष्कतम मतलब सूखा एरिया है। यहीं की बात कही मैंने। तो अटाकामा मरुस्थल पेरू तथा चिली में स्थित गर्म स्थल है। पैटागोनिया मरुस्थल चिली व अर्जेंटीना के में स्थित एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक, तो पैटागोनिया मरुस्थल और अटाकामा में दोनों में अंतर है। अटाकामा गर्म है और पैटागोनिया आपका ठंडा मरुस्थल है, दोनों में अंतर है। दोनों कहाँ पड़ते हैं? पड़ोसी हैं दोनों, एक ठंडा है एक ज़्यादा गर्म है। गर्म वाला अरेका सबसे ज़्यादा गर्म जगह है वहाँ पर। एक और मैप में आप देख सकते हो, ये है अटाकामा, ये सबसे गर्म है, और जो ऊपर था पेटागोनिया वो सबसे ज़्यादा ठंडा है। नीचे आप देख रहे हो पेटागोनिया। अब ये ठंडा गर्म हुआ कैसे? मैंने बताया, यहाँ से गई आपकी कर्क रेखा, वो विषुवत रेखा, नीचे है आपकी यहाँ था तुम्हारी मकर रेखा, ऊपर आ जाएगी यहाँ पर कर्क रेखा। तो सूर्य के ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो यहाँ से इन तीनों के बीच में रहता है। उसमें भी क्या होता है, जब ये मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाता है तो सबसे ज़्यादा सूर्य इधर से जाते भी इधर सूर्य पहुँच गया, लोग कर्क रेखा, वहाँ से लौटा फिर भी सूर्य आ गया यहाँ पर, फिर गया तो फिर यहाँ पर सूर्य, फिर यहाँ पर। तो जाते भी और आते भी, जाते भी और आते भी सबसे ज़्यादा चक्कर काटता है कहाँ पर? वो आपका इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर। और विषुवत रेखा के पास ही पड़ता है तुम्हारा ये ऊपर, ये जो पर मैंने एरिक बताया था वो वाला एरिया। तो उसके नीचे जो पड़ता है ये कह सकते हैं अटाकामा मरुस्थल में। तो सबसे गर्म हो गया तुम्हारा अटाकामा। बात करेंगे नीचे, मकर से नीचे सूर्य आता ही नहीं, तिरछी रेखा है, तिरछी तुम्हारी किरणें पड़ती हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपके यहाँ पर जब दोपहरी होती है तो किरणें सीधी पड़ती हैं, किरणें आपकी सीधी पड़ती हैं, जिससे आपके यहाँ पर टेम्परेचर महसूस होता है कि हाँ ये गर्मी, क्या करेगी ये गर्मी। लेकिन वहीं पर जब शाम होती है आपके यहाँ पर तो किरणें कैसे हो जाती हैं? तिरछी। रोशनी तो उतनी ही है, रोशनी तो जितना हमें दिख रहा था दोपहर में उतना ही शाम को दिख रहा है 4 बजे, लेकिन गर्मी खत्म हो गई क्योंकि वहाँ पर किरणें कैसी हो गई? तिरछी। वही होता है जब विषुवत रेखा के नीचे, जब विषुवत रेखा से नीचे पकड़ती है आपकी मकर रेखा, मकर से नीचे सूर्य आते नहीं, तो यहाँ पर जो तिरछी किरणें पड़ती हैं यहाँ पर सूर्य की, गोल गेंद है ना आपकी, गोल गेंद में तिरछी यहाँ पर पड़ती है, इस कारण यहाँ पर टेम्परेचर रहता है कम। तो दक्षिण अमेरिका का ये वाला जो एरिया है वो रहता है ठंडा, और ये वाला जो एरिया है वो रहता है आपका गर्म। इतना हुआ, एम आई राइट? लगे हाथों एक बात और कर लेंगे वहाँ की नदियों की। तो अरानेको नदी की बात करेंगे, फिर अमेजन नदी की बात करेंगे, साउथ फ्रांसिस्को नदी की बात करेंगे, इस पर मैप पर दिखाएंगे भी ये नदियाँ हैं कहाँ पर। उससे पहले हम जान लें इन नदियों के बारे में। तो अरानेको नदी इसके बेसिन क्षेत्र में लानोस घास के मैदान स्थित हैं तथा तेल के भंडार पाए जाते हैं। इसकी मुख्य सहायक नदी कैरोनी है, जिन पर गुरी बांध स्थित है, और कैरोनी की प्रमुख सहायक नदी है चुरून, जिस पर एंजल जलप्रपात है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है 979 मीटर जिसकी हाइट है। अमेजन नदी की बात करेंगे तो ये विश्व की सबसे बड़ी है, लंबी नहीं, तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि पहली सबसे लंबी नदी तुम्हारी नील नदी है जो विक्टोरिया झील से अफ्रीका में निकलती है। जब अफ्रीका पढ़ाएंगे इसके अगला टॉपिक है तो उसमें हम बताएंगे नील नदी के बारे में।
बेसिन में सेलवास नामक वर्षावन स्थित हैं। इसके बेसिन में कंपोज, सेरोडोज, कैटिंगस नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी स्थित हैं। अमेजन नदी मुख्यतः ब्राजील, कोलंबिया, पेरू में बहती है। अब इन देशों की आपको जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ब्राजील कहाँ है, कोलंबिया कहाँ है, पेरू कहाँ है, पेरू के नीचे चिली है, ऐसी आपको इमेज आ रही होगी। तो सिर्फ नदी को फील कीजिए कि हम कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। साओ फ्रांसिस्को नदी की बात करें तो ये पूर्ण रूप से ब्राजील में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्राजील की। इसमें राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहा जाता है, इसको राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहा जाता है। अच्छा, अगली नदी है आपकी पराना नदी। पराना नदी, इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है पराग्वे तथा उससे पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियां मिलकर सम्मिलित रूप से प्लाट नदियां कहलाती हैं। प्लाट नदियां मतलब ये क्या होता है, ये तीनों मर्ज हो जाती हैं तो उसे कहते हैं प्लाट नदियां। इसके बेसिन में ग्रान चाको नामक घास का मैदान स्थित है। पराग्वे ब्राजील सीमा से क्षेत्र पर इताइपू बांध स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन करने वाला बांध है। प्लाटा नदियां दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। ये अगली नदी है आपकी कोलोराडो नदी। ये नदी पैटागोनिया मरुस्थल की उत्तरी सीमा तथा पंपास की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। अब इनको हम एक मैप पर देखेंगे। अब मैप पर जैसे जैसे मैं आपको दिखाता जाऊँ 1 नंबर 2 नंबर, तो आप इन देशों को इमेजिन करना, उन नदियों को इमेजिन करना। हालांकि मैं बताता जाऊँगा, अब करोगे आप इमेजिन। इसमें सबसे पहली बात करूँगा मैं अमेजन नदी की। पहली अमेजन रिवर, जो मैंने आपको बताया था कि ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी में सेलवास नामक वर्षावन स्थित है। सेलवान नाम याद रखो, सेलवास नामक वर्षावन स्थित हैं। इसके बेसिन में कैंपोज, सेराडोज, कैटिंगन नामक स्थित है। और बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी यहाँ पर स्थित हैं। और अमेजन नदी मुख्यतः ब्राजील, अब आ गया ना यहाँ से, ब्राजील और कोलंबिया, पेरू। ब्राजील से आगे चलो भाई, कोलंबिया और पेरू, कोलंबिया और पेरू में बहती है। यहाँ से तो निकली और कोलंबिया से होते हुए पेरू से निकल गई आगे। ठीक है, अरे यार मेरी उंगली गलत चल गई, चलो दोबारा चलेगी उंगली, ये गई, ये जाती है। ठीक है, यहाँ से ये कोलंबिया का हिस्सा ले लिया और ये पेरू। इसकी जो ये मुख्य धाराएं दिख रही हैं, ये सब अमेजोन नदी की मुख्य धारा है, मतलब सहायक नदियां हैं। अगली नदी आती है आपकी पराना रिवर। अब पराना रिवर के बारे में मैंने कुछ बताई थी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे कि पराना नदी पराग्वे तथा उरुग्वे नदियां मिलकर, पराना नदी नंबर 2 वाली पराग्वे था कहाँ पर, यह था उरुग्वे, और यहाँ एक देश था पराग्वे और उरुग्वे दोनों नदियां मिलकर एक प्लाट नदियां कहलाती हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताई थी, इस बेस में ग्रान चाको नामक घास का मैदान भी पाया जाता है। तो ये इस एरिया में ग्रान चाको नामक है, तो ये पंपास घास मैदान यहाँ पर पूरा, तो इस छोटी सी एरिया में एक पाया जाता है तुम्हारा ग्रान चाको नामक घास का मैदान। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है ग्रान चाको घास का मैदान कहाँ स्थित है, तो ये है तुम्हारी पराग्वे तथा उरुग्वे नदियां मिलकर जो प्लाट बनाती हैं उस एरिया में। इसी क्षेत्र में इताइपू बांध भी है। इसी क्षेत्र में एक कौन सा बांध है, इताइपू बांध, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन करने वाला बांध है। जब प्लाट नदियां अमेरिका के विभिन्न देशों के बीच सीमा निर्धारित करती हैं, तो प्लाट नदियां का क्या होता है कि 2 नदियां इकट्ठी कहीं मर्ज हो जाती हैं, उन्हें प्लाट नदियां वहां पर बोलते हैं। अब अगली नदी है तुम्हारी साओ फ्रांसिस्को रिवर। साओ फ्रांसिस्को रिवर के बारे में हमने कुछ बताया था, ये पूर्ण रूप से कहाँ बहती है, आपकी ब्राजील में। तो 30 नंबर की साओ फ्रांसिस्को, तो ये देश कौन सा है, ब्राजील। तो ब्राजील में पूरी तरह से ये बहती है। तो इसका एक नाम भी बताया था हमने, इसके दूसरे नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है, बता दूं, एकता रिवर। किसके नाम से, राष्ट्रीय एकता नदी, राष्ट्रीय एकता रिवर। ठीक, अगली नदी आती है तुम्हारी ओरानिको रिवर। ओरानिको रिवर तो मैंने सबसे पहले ही बताई थी। ओरानिको रिवर जो आपकी 4 नंबर पर है, जिसमें क्या है कि इसके लानोस के घास पाए जाते हैं। लानोस के घास कहाँ पाए जाते हैं, वैसे वेनेजुला में पाए जाते हैं लानोस। कहते हैं लानोस लमीना कहाँ मिलेगी, तो वेनेजुला मिलेगी। यहाँ पर पेट्रोलियम में पहले चर्चा की थी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है तो पेट्रोलियम इसी नदी के नीचे मिलता है। ओरानिको नदी के नीचे के बेसिन में
लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं और तेल का भंडार इसी नदी के नीचे पाया जाता है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा तेल भंडार कहाँ पर है आपका? वेनेजुला। और वेनेजुला में कहाँ पर? अरानिको नदी के नीचे। यहाँ पर एक जलप्रपात भी मैंने बताया था, एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात इसी नदी पर बताया था, अरानिको, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी हाइट मैंने बताई थी आपको 979 मीटर। आपको लिखित में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन समझना आपका काम है। अगली नदी बताते हैं आपकी है पराग्वे रिवर। पराग्वे रिवर तो आपको बताई दी, पराग्वे रिवर। फिर नेक्स्ट है उरुग्वे रिवर, जो मैंने बताई थी प्लेट बनाती हैं। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी आती है कुछ झीलें। नेक्स्ट स्लाइड आती है आपकी कुछ झीलें। तो माराकाइबो झील और टिटिकाका झील। जो माराकाइबो झील है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लवड़ी झील है। लवड़ी का मतलब होता है इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो। इस झील में क्षेत्र में तेल के भंडार पाए जाते हैं। इस झील को वेनेजुला की खाड़ी में से तवलाजो जल संधि जोड़ती है। अच्छा, अगली झील है आपकी दक्षिण अमेरिका की झील टिटिकाका झील। जो झील पेरू तथा बोलीविया की सीमा क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और विश्व की सर्वाधिक ऊंची नौकायन झील तुम्हारी टिटिकाका झील है। आपकी दो है टिटिकाका झील। अब इसको मैप पर आप देख सकते हैं। तो ये आपकी टिटिकाका झील बाबूजी, देखिए बोलीविया, इधर पेरू, इनके बीच में लेक ऑफ टिटिकाका जो सबसे ऊंची है, विश्व की दूसरी सबसे मीठे की झील और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। लेकिन विश्व की सर्वाधिक ऊंची नौकायन झील कौन सी है आपकी? टिटिकाका। बहुत बढ़िया। अगली झील आती है आपकी लेक माराकाइबो। लेक माराकाइबो की बात करें तो ऊपर वाला एरिया में बताया कैरेबियन सी, जो आपको बताया वेस्ट इंडीज वाला। तो ये है वेनेजुला। वेनेजुला में इधर से जो पानी आ रहा है ये है कैरेबियन सागर का पानी आता है, और किस में आता है? लेक ऑफ माराकाइबो। तो ये लवड़ी झील है, क्योंकि समुद्र का पानी आता तो है लेकिन जाता नहीं। इधर उधर से पानी आता है तो लवणता कहाँ पर इकट्ठी होती है? इस झील में। मैंने कहा बारिश हुई, यहाँ से सब लवणता बहकर कहाँ आई? झील में। इधर से पानी भी आ गया, तो सबसे ज़्यादा नमक कहाँ जमेगा? लेक ऑफ माराकाइबो में। ठीक है, क्योंकि इसकी लवणता ज़्यादा है। अब हम कुछ उद्योगों के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि हमने बात की सबसे पहले यहाँ की नदियाँ, पठार, पहाड़ी और झीलें भी पढ़ लिए। कुछ उद्योग हैं, उन उद्योगों पर हम नज़र मार लेते हैं एक बार। तो अगले है तुम्हारा दक्षिण अमेरिका के कुछ उद्योग। तो लोह इस्पात की बात करें तो ब्राजील के मिनास मेराज राज्य की इताबिरा खान तथा बोलो हॉरिज़ॉन्टो वोल्टा रेनो जेनेरो ये वहाँ की मुख्य जगह है। बात करें मैंगनीज कहाँ कहाँ मिलती है तो अपामा खाने मिलती है, जो ब्राजील में पड़ता है। बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलती है तो ये गुयाना और सूरीनाम की खान में मिलती है। हम बात करें तेल की तो तेल तो वेनेजुला में सबसे ज़्यादा है ही। बात करें चांदी की तो सेरो डी पास्को में। और बात करें हम तांबा की तो ये चुकविकामता में मिलती है। हम बात करें कॉफ़ी की तो ये ब्राज़ील में कॉफ़ी फार्म को फेजेंडा कहते हैं और वहाँ का मुख्य केंद्र है साओ पाउलो। और कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, सेंटोस शहर में पड़ता है। बात करेंगे हम कोलंबिया की कॉफ़ी फार्म को फिंका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंका। लेकिन ब्राज़ील की कॉफ़ी को क्या बोलते हैं? फेजेंडा। कोलंबिया की कॉफ़ी को बोलते हैं फिंका। दोनों मंत्र है, ब्राज़ील फेजेंडा, कोलंबिया फिंका। हैं तो फापरी, लेकिन ब्राज़ील वाला फेजेंडा में, कोलंबिया फिंका में। इसका मुख्य केंद्र है मेडिलन मोनिजेल्स। इक्वाडोर की बात करें तो वहाँ पर कौन कौन से क्या क्या मिलता है तो कोकोवा, इलाउस ये हैं। चीनी की बात करें तो रेसेफ ब्राज़ील में पड़ता है। जहाज निर्माण की बात करें तो जहाज निर्माण भी होता है ब्राज़ील में। और गेहूँ। निर्यात की बात करें तो ब्यूनस आयर्स मक्का तथा तंबाकू सबसे ज़्यादा करता है। निर्यातक बंदरगाह की बात करें तो बहिया ब्लॉक, वाइन और मेंडोजा अर्जेंटीना में ये पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कुछ इमेज के, तो कुछ नाम लेना चाहूँगा आपकी। यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़े कुछ देश बनाऊंगा तो आप बताएंगे ये कौन सा देश है, अपने मन में विजन करेंगे। चलो बताओ भाई। बताओ।
ये देश नहीं है, सॉरी, ये यहीं पर आ गया। तो ये 14 देश बना दिए, एक देश वो लो ये बना दिया। अब इमेज कर सकते हैं, इमेजिन कौन कौन से देश हैं, क्योंकि अब मैं मैप ही लगाऊंगा। अब इमेजिन कर सकते हैं। आप 5 मिनट समय दीजिए और आप इमेजिन कीजिए कौन कौन से देश कहाँ पर बना सकते हैं। आप कुछ सोच पा रहे हैं? चलो अब कुछ तथ्य देख लेते हैं। कैरिबियन सागर में उत्तर पश्चिमी और उत्तर में अटलांटिक महासागर में उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है तुम्हारा कैरिबियन सागर। ये अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच में है। चलो कुछ मैप लगा दूँ तो उसके बाद में बताता हूँ। ये लो मैप लगा देता हूँ मैं आपका। तो बात तो करता हूँ कैरिबियन सागर की, बात करता हूँ कैरिबियन सागर से, ऊपर कैरिबियन सागर से। अच्छा, उत्तर पश्चिम में, ये कैरिबियन सागर से उत्तर पश्चिम में है। अटलांटिक महासागर से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की बात करें, मैं बात इधर ही कर रहा हूँ, दक्षिण पूर्व की बात करें तो ये प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ठीक, ये अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच है। अटलांटिक में प्रशांत महासागर की बात कर रहा हूँ। ये इधर अटलांटिक और इधर प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। ये पनामा के जलडमरू मध्य के माध्यम से खुलता है। एक मैप ले लेता हूँ मैं। चलो मैप इतने ही अवेलेबल है मेरे पास। तो ये पनामा यहाँ पड़ता है, पनामा। चलो मैं लेता हूँ ये पनामा के स्थल डमरू मध्य के माध्यम से उत्तर अमेरिका से जुड़ता है। तो यहाँ पनामा नहर है, पनामा सिटी पर। तो ऊपर को जुड़ता है उत्तर अमेरिका से और नीचे तुम्हारा साउथ अमेरिका ये है ही। ठीक है, तो पनामा के स्थल डमरू मध्य के माध्यम से उत्तरी अमेरिका से जुड़ा है। बात करें टिएरा डेल फुएगो द्वीप, एक महाद्वीप के चरम पर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर लो बना देता हूँ यहाँ पर। तो इस द्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे पर है कैप हॉर्न। ये वाला एरिया मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पर क्या है, कैप हॉर्न। कैप हॉर्न का मतलब होता है सिंह, हॉर्न का मतलब सिंह, तो सिंह की तरह ये बोलते हैं इसे, कैप हॉर्न। एंडीज माउंटेन रेंज आप बना ही दोगे, मुझे लगता है आप बना ही लोगे, इसे सोर्स तो गूगल रहा है। ये है, इसे फोल्ड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हिमालय के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है तो एंडीज, लेकिन लंबाई में नहीं बाबू, लंबाई में तो यही है एंडीज, विश्व की सबसे लंबी। ऊंचाई बात करेंगे तो दूसरे नंबर दे सकते हो, लेकिन लंबाई में पहला ही देना पड़ेगा। एंडीज माउंटेन रेंज फोल्डन माउंटेन के नाम से भी जानी जाती है। इसके कारण दक्षिण अमेरिका को फोल्डन माउंटेन भी कहते हैं। माउंटेन एकांगुआ इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकांगुआ सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। बोलीविया का पठार एंडीज पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। बोलीविया जो पठार है ये वाला, वो किसके बीच में स्थित है? चलो बोलीविया बना दो। लो, बोलीविया जो पठार है वो किसके बीच में? एंडीज पर्वत श्रृंखला के बीच में। ये ऊपर से लो भाई, ये लो भाई, तो बीच में कौन सा है? बोलीविया। ठीक, माउंट कोटोपैक्स की बात करें तो माउंट कोटोपैक्सी महाद्वीप में स्थित इसी में है, दक्षिण अमेरिका में, जो दुनिया का सबसे ऊंचा सख्त ज्वालामुखी है, माउंट कोटोपैक्सी। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है, लाफाज जिसे बोलते हैं, जो राजधानियों वाला शहर है। इस महाद्वीप ईस्टर द्वीप की अलग थलग पलेशियन द्वीप है, जो अपने रहस्यमय इतिहास और विशाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील जो है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बड़ा देश है। प्रमुख नदियाँ यहाँ की हैं तो अमेजन, रियो साओ फ्रांसिस्को और मदिरा नदी, मैग्डेला नदी, नीग्रो नदी, पराग्वे नदी, और उसके बाद में आती है आपका ओक्वाली नदी और जिंगू नदी, ओनेको नदी और पराना नदी। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं दक्षिण अमेरिका की। मैं बात इस पूरी दक्षिण अमेरिका की कर रहा हूँ। उसके बाद है अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये एंडीज से निकलती है और ब्राज़ील से गुजरने के बाद अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये निकलती है यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से गुजरने के बाद में कहाँ गिर जाती है? अटलांटिक में गिर जाती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब बात करेंगे अमेजन बेसिन की, तो अमेजन बेसिन तुम्हारा ये वाला एरिया है, अमेजन बेसिन, जहाँ पर पाए जाने वाले अजगर की एक किस्म है एनाकोंडा। यहाँ पर एक अजगर पाया जाता है अमेजन के जंगल में, इसकी एक किस्म है एनाकोंडा। आपने फिल्म में देखी होंगी एनाकोंडा, जिसकी लंबाई 10 से 12 से लेके 15 मीटर तक, कह सकते हैं अप्रॉक्स 10 से 12 मीटर लंबी होती है। यहाँ की कुछ झीलें हैं, टिटिकाका सबसे पहले पड़ा थी, सबसे ऊंची। उसके बाद में आपकी झील है कुनुक्चा, टिटिकाका, कुनुक्चा। और यहीं पर जो ब्राज़ील और पराग्वे
पर एक ब्राज़ील और पराग्वे इस एरिया में एक जलप्रपात पड़ता है, धुआं जलप्रपात। धुआंधार नहीं, धुआंधार गुजरात में हमारे यहाँ पड़ता है। धुआं जलप्रपात, जो जलप्रपात पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुछ और जलप्रपात हैं, होइले एक जलप्रपात है यहाँ पर चिली में, होइले जलप्रपात जो चिली में पड़ता है, और एक है पेट्राहू जलप्रपात जो वो भी चिली में ही पड़ता है उससे नीचे। उसके बाद है टेंकाडेमिला फॉल्स यहाँ पर जो पड़ता है। एक गोक्टा फॉल्स पड़ता है जो आपका पेरू में पड़ता है, गोक्टा फॉल्स आपका पेरू में पड़ता है। एक आता है थ्री सिस्टर्स फॉल्स, यही जो चार हैं ये फॉल्स हैं। थ्री सिस्टर्स फॉल्स ये पेरू में है, और यमुला फॉल्स ये भी पेरू में है, और एंजल फॉल्स ये वेनेजुला में है। आपका एंजल कहाँ है? वेनेजुला में, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्यूएन फॉल्स की बात करें तो ये भी यहीं पर है, ये आपको ये दिख रहे होंगे ट्रेंगल से, ये वाले फॉल्स ही हैं। तो लोबेंजा फॉल्स ये भी वेनेजुला में, युताजे फॉल्स ये भी वेनेजुला में। सबसे ऊंची नौगामी झील की बात करें तो ये यानी कि लेक की बात है, सबसे ऊंची लेक टिटिकाका। नौगामी झील की बात करें तो भी टिटिकाका, बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है यहाँ पर, ठीक है। चलो, एल्जस फॉल गुयाना के पठार में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। एल्जस फॉल गुयाना के पठार पर। गुयाना कहाँ है भाई? फ्रेंच गुयाना और गुयाना, ये वाला, ठीक है। सबसे ऊंचा एंजल्स फॉल गुयाना का पठार का स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? आपका एंजल्स फॉल है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो इस महाद्वीप में 7 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 7 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भूमध्यरेखीय जलवायु, सवाना प्रकार की जलवायु, प्रेरी, उष्णकटिबंधीय, मरुस्थलीय और भूमध्यरेखीय और समशीतोष्ण, इस 7 प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ जानवर हैं तो उन कुछ अनोखे जानवरों के नाम है कि कैंडर, जिसे शिकार का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। कैंडर एक पक्षी है जो शिकार का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। एक आता है रिया, जो रिया है तो उड़ान रहित पक्षी जो बहुत तेज दौड़ सकता है। एक है एनाकोंडा जो अमेजोन में मिलता है यहाँ पर। तो एनाकोंडा जो सांपों का एक समूह, एक बड़े सांपों का एक समूह है। और एक आता है अरमाडिलो जो चींटी खाने वाला बोला जाता है, जो चींटियों को खाता है। एक और पाया जाता है प्यूमा, आपने देखा होगा प्यूमा ब्रांड आता है, उस ब्रांड पे ऐसे छपा होगा प्यूमा, ऐसे छपा है ना प्यूमा, प्यूमा इंडिया। तो उस प्यूमा को बोला जाता है ये शेर परिवार का क्रूर जानवर है। प्यूमा भी यहीं पाया जाता है। और लामा जो ऊंट परिवार से संबंधित है, लामा ऊंट जैसा लगता है। इक्वाडोर का एक द्वीप है गैलापागोस द्वीप, जो ओलिव रिडले कछुओं के लिए एक प्राकृतिक प्रजनन है। इक्वाडोर का एक द्वीप है ओलाडिलो, तो वो एक कछुए प्रजनन के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है आपका प्रमुख खाद्य फसलें की बात करें तो मक्का, गेहूँ दक्षिण अमेरिका में ज़्यादा पाई जाती हैं। प्रमुख नकदी फसलें की बात करें तो कॉफ़ी, क्योंकि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पाई जाती है। और कॉफ़ी बात करें ब्राज़ील और कोलंबिया और इक्वाडोर दुनिया में कॉफ़ी के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। ब्राज़ील आपका ये वाला एरिया, लो भाई ब्राज़ील, ये सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पाद करते हैं। दक्षिण अमेरिका के पंपास क्षेत्र अत्यधिक पौष्टिक अल्फाफा घास उगाई जाती है यहाँ पर। चिली दुनिया में यूनाइटेड का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली की चुंक्विकोमाटा पठार तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया की तांबे की राजधानी के रूप में जानी जाती है। पश्चिमी तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है, जो अर्जेंटीना के देखो और एक जाति अर्जेंटीना के मैदानी क्षेत्र में ब्राज़ील का पूर्वी तट दक्षिण अमेरिका की घनी आबादी में स्थित है। जाति समूह और भाषा की बात करें तो मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। यहाँ पर जो जनजाति है यहाँ कई मिश्रित नस्लें पाई जाती हैं, जैसे कह सकते हैं मेस्टिजो जो भारत और यूरोपीय का मिश्रण है। भारतीय शक्ल मिलेगी लेकिन यूरोपीय जैसे गोरे से मिलेंगे। मुल्तो जो काला और यूरोपी दोनों मिक्स है। जोम्बो जो काला और भारतीय मिलेगा, और चोलो जो वेस्टिजो और भारतीय जैसा है। ये यहाँ की जाति समूह है। समय की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रकार के अलग अलग समय क्षेत्र हैं। जैसे हमारे यहाँ पर IST होता है, GMT होता है, वैसे ही यहाँ पर UTC 5
UTC 4, UTC 3, UTC 2 यहाँ मिलता है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज के मिलकर लैटिन अमेरिका कहा जाता है। इस एरिया को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैटिन को मातृभाषा माना जाता है, जिससे स्पेनिश, पुर्तगाली और इतालवी जैसी यूरोपीय भाषाओं को जन्म दिया गया। भूमध्य रेखी से टुंड्रा तक जलवायु वर्गीकरण की एक श्रृंखला का घर है, इसलिए यहाँ अत्यधिक जैव विविधता है, जिसमें वनस्पति को जीवों की एक नई अनूठी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। कुछ इस प्रकार अब मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ, जो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक तथ्य हैं, जो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को फ्यूज कर आप वीडियो को फ्यूज करेंगे, नोट कर सकते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को फ्यूज करके पढ़ सकते हैं। मैं ये लगा देता हूँ, चलो थोड़ा समय दूँ आपको। 1 से 7, फिर अगला है आपका 8 से 13, कुछ पॉइंट हैं। फिर अगला है आपका, आप फ्यूज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए कुछ समय दे रहा हूँ। 19 से 27 फ्यूज करके पढ़ सकते हैं आप। फिर 28 से 30 बस। अच्छा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं, वरना तो आपकी मर्जी है, क्योंकि जिसको ज्ञान चाहिए वो कहीं से भी ले सकता है। जिसे नहीं चाहिए तो उसके सामने कुछ भी रख दो, फिर भी नहीं लेगा तो नहीं लेगा। तो आप